आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो ऐसे ही अभी तो मुझे पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। आपको लग रहा है? अब लोगों को अर्थ निकाल दीजिए। कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो यही कलम चल पड़ी। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। मैं समीर जी आपसे काशी की कविता भी मैं आपको सुनाऊंगा जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने चुनाव प्रचार के दौरान काशी के लोगों से शेयर की थी। काशी के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी मैं आपसे जानूंगा क्योंकि आप वहीं के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इतने 5000 के आसपास गीत लिखे हैं, अगर अभी तो सूरज उगा है को अगर आपको एक गीत समर्पित करना हो उस स्पिरिट के साथ जो इस कविता की स्पिरिट है, तो क्या समर्पित करेंगे? आपको कौन सा गीत याद आएगा? देखो, आपने एक बात कही दीपक कि काशी के बारे में बात, इस अभी तो सूरज उगा है के बारे में बात, बनारस की बात, मेरे ख्याल से मेरे श्रद्धेय पिता गीतकार अनजान से बेहतर काशी के ऊपर किसी ने नहीं लिखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चंद दिनों पहले लंदन में था, तो वहाँ किसी गोरे ने मुझसे पूछा कि वो गाना बजा रहा था खैके पान बनारस वाला, और उसने मुझे पूछा कि बनारस क्या है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पिता कम से कम काशी को, काशी से लेके इंग्लैंड तक तो उन्होंने पॉपुलर कर दिया। पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है कि बनारस क्या है, और वो जानता इसीलिए है क्योंकि खैके पान बनारस वाला पूरी दुनिया ने सुना है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे किशोर दा का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत खूबसूरत। जब उन्होंने पूछा पिताजी से, जब उन्होंने पहला शेर लिखवाया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। क्या बात। तो किशोर दा ने बोला कि अनजान तुम कहाँ से शब्द ढूंढ के लाते हो, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। ये चकाचक वर्ड तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये चकाचक तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो? अच्छा, जब पापा ने कहा कि दादा आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, भैया मुखड़े तक तो आइए। फिर उन्होंने मुखड़ा लिखवाया कि खैके पान बनारस वाला। उन्होंने बोला खैके क्यों? मैं खा के गाऊंगा, मैं खैके नहीं गाऊंगा कि खा के। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि देखिए दादा, अगर आपको ये जानना है कि चकाचक क्या है, खैके क्या है, तो आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी, काशी को समझना पड़ेगा, बनारस को समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी समझ में आएगा कि ये चकाचक क्या है और खैके क्या है। सो बनारस पे और काशी पे तो इतना कुछ लिखा गया है दीपक कि मुझे कभी कभी कलम उठाने में डर लगता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने एक प्रवासी भारतीयों के ऊपर कुछ चंद पंक्तियां लिखी थी काशी के ऊपर कि शंकर के त्रिशूल पे बसती गंगा जिसकी गोद में हंसती। वाह। शंकर के त्रिशूल पे बसती गंगा जिसकी गोद में हंसती, क्या वासी और क्या प्रवासी, जो सबका करती सम्मान और सबको देती आदर, ऐसी है अपनी काशी, ऐसी है अपनी काशी। आपने काशी की बात की, मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपको रोकूंगा।
प्रधानमंत्री ने काशी को कौन सी कविता समर्पित की वो हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि समीर जी को अभी भी हमें बताना है कि अभी तो सूरज उगा है, क्योंकि वो कौन सा गीत समर्पित करेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की काशी पर एक कविता। क्या बात है। पुरातन पुनीत परिमल काशी, पुरातन पुनीत परिमल काशी, अड़िग अप्रतिम अविरल काशी, अड़िग अप्रतिम अविरल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी, विशिष्ट विकसित विमल काशी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने काशी के लिए कविता लिखी। 5000 साल पुराना शहर, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। यहाँ पर सभ्यता, संस्कृति, धरोहर सबकी एक समाहित जगह है काशी, और काशी को शायद समीर जी से बेहतर कोई नहीं समझता। समीर जी, मुझे बताइए कि काशी के बारे में आपके अनुभव क्या है, और आप जब अपने शब्दों को गीतों में डालते हैं तो काशी का जिक्र या काशी की बातों का जिक्र कितनी बार आ जाता है? ये काशी एक ऐसी जगह है दीपक कि आज मुझे वहाँ से आए हुए करीब 40 साल गुजर गए। अभी मैं पूरी तरह से मुंबई कर हूँ, वो मेरी जन्मभूमि है। वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की आबो हवा में कहीं ना कहीं एक कला है, एक संगीत है, एक ऐसी चीज़ है जो आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर साहित्यकार या कलाकार या नेता या आप जो जिस क्षेत्र में नाम ले लीजिए, मैक्सिमम लोग वहाँ से आए हैं। वो क्यों है, क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको बनारस को बहुत करीब से जानना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि आखिर वो क्या बात है जो लोगों को इतना प्रेरित करती है यहाँ आने के लिए। जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी संदर्भ जुड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं काशी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब जब वहाँ से आता हूँ ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और मैंने हमेशा कुछ ऐसा लिखा उस वहाँ से आने के बाद। ख़ास तौर से अभी मोदी साहब की जो फिल्म लगी है 24 तारीख को, उसमें एक गाना जो मेरा बहुत मशहूर गाना है, और मेरे ख्याल से इस दौर में हिंदुस्तान के सारे लोगों को ये कहना चाहिए कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और मेरी एक बहुत और कमाल की कविता है जो मैं समर्पित करना चाहता हूँ इस कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी साहब की मैं बात करूं तो उनको अगर मैं कहूं कि ये कविता मैं उनको समर्पित करता हूं तो ये बहुत सटीक बैठती है कविता उनके लिए कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, भटके को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मैं इस मंच से अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ दीपक, इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि लोग हमेशा मोदी साहब को मैं शबनमी सूरज बोलता हूँ, जिसमें आग भी है और शबनम भी है, दोनों है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। या तो आक्रोश होता है या तो प्यार होता है, और इनमें इनके व्यक्तित्व में वो दोनों चीज़ें झलकती हैं। अमन पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। मेरी एक अभी एक किताब छपी है जिसका नाम है समीराना गीत। उसमें एक कविता है जिसका उन्वान है सरहद। मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप तमाम लोगों को सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वागत है। इस मंच से ये बात मैं बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा जोरदार तालियां एक बार। कहता है कि अंबर छूती दीवारें, अंबर छूती दीवारें ना कांटों वाला तार, अंबर छूती दीवारें ना कांटों वाला तार, नफरत की गोलाबारी ना तोपों की बौछार। वाह, नफरत की गोलाबारी ना तोपों की बौछार, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार,
क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए हमें, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए हमें, बस प्यार प्यार प्यार, बस प्यार प्यार प्यार। कहता है कि एक दूजे के आंसू पोंछें, प्यार अमन की फसलें बोएं। वाह। एक दूजे के आंसू पोंछें, प्यार अमन की फसलें बोएं। तुम अपने घर चैन से बैठो, हम अपने घर चैन से सोएं। मिलजुल साथ मिलाएं, मिलजुल साथ मनाएं अपने अपने त्योहार, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार। कहता है कि एहसासों को छू के देखो, दबी है शबनम आग के नीचे। वाह। एहसासों को छू के देखो, दबी है शबनम आग के नीचे। और जज्बातों को कैद करो ना, खोल भी दो अब मन के दरीचे। वाह। जज्बातों को कैद करो ना, खोल भी दो अब मन के दरीचे। मिट जाएंगे शिकवे गिले, लग जाओ गले मेरे यार, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार। कहता है कि मानो इसका कहना मानो, सच कहता है दिल फरियादी। वाह। मानो इसका कहना मानो, सच कहता है दिल फरियादी। मरने मारने का हासिल है, सिर्फ तबाही और बर्बादी। वाह। मरने मारने का हासिल है, सिर्फ तबाही और बर्बादी। मंत्रों और अजानों से उठती है यही पुकार, सरहद के इस पार, सरहद के इस पार। आखिरी बंद है कि जार जार रोती हैं बहनें, बिलक बिलक कहती हैं माएँ। वाह। जार जार रोती हैं बहनें और बिलक बिलक कहती हैं माएँ। दर्द भरे मातम का मंजर अब तो आंखें देख न पाएं। बंद करो मेरे भाई ये दहशत का व्यापार, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए तुम्हें, बस प्यार प्यार प्यार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह वाह। समीर साहब ने जैसा कहा, काशी के लिए मेरे मन में एक छोटी सी बात है दीपक भाई। काशी तो वो स्थान है जहां जाकर स्वयं भोलेनाथ ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। वाह। ऐसा स्थान दुनिया में दुर्लभ है। तो आगे बढ़ें अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए हमें। और मेरे ख्याल से इस सवाल को अभी तो सूरज उगा है कि ब्रह्म लेकर चलते हैं आगे। हमारे बीच में शेष है, वो बड़ा ही विशेष है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी एक कवि के रूप में अगर मैं उन्हें परिभाषित करूं, उनके नाम को नराणाम इंद्र यशस है, जो नरों में इंद्र है। और इंद्र है वो वीर रस का देवता है। सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीर, जो समस्त इंद्रियों को पुलकित कर देता है, जिसको सुनने पर इंद्रियां पुलकित हो जाती हैं, वो वीर रस का देवता होता है। ऐसा ही लगभग एक देवता हमारे बीच में है। जरा जोरदार तालियां विनीत चौहान के लिए। और तो अभी तो सूरज उगा है, क्या कहना चाहेंगे विनीत? और विनीत भाई, अभी तो सूरज उगा है के साथ साथ में एक लाइन आपको और बताना चाहूंगा, चूंकि आप वीर रस के हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात लोकसभा के अंदर कही थी राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण की चर्चा में, और उन्होंने कहा था अंतिम सत्र में, लोकसभा के अंतिम सत्र में उनकी लाइन थी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया था और लाइन कही थी अपनी कविता के अंदाज में, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है। वाह। जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये दृष्टि हो आपकी और इन चीजों को आप देख रहे हो, तो किस तरह के सूरज की बात हो रही होगी इस कविता में। जरा जोरदार तालियां एक बार विनीत चौहान के लिए। सूरज के बड़े पर्यायवाची हैं। भानु है, मार्तंड है, अरुण है, सूर्य है, दिवाकर है। तो कविता के मार्तंड और भानु तो अपनी बातें कह चुके हैं। मैं तो आज का शीर्षक हूं कि अभी तो सूरज उगा है। मैं सबसे नया सूरज हूं इस कविता का, इसलिए मैं तो खुद अभी तो सूरज उगा है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, कवि मोदी जी का सवाल है, मेरा सोचना ये, आदमी चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके अंदर जो कोमल व्यक्तित्व है वो कभी नहीं मरता है। बहुत पहले कभी मैंने कहा था, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, सच तो यह है कि वो अपनी कहानी किसी से कहता नहीं। वाह। तो कवि नरेंद्र मोदी को हम गुजराती की कविताओं के रूप में जानते रहे, जैसा संतोष दा ने बताया। हम लोगों ने अनेक बार गुजरात में उनके सामने कविताएं पढ़ी।
उनका हिंदी अनुवाद हुआ और अब धीरे धीरे उनकी कविताएं हिंदी में आना शुरू हुई। हजारी प्रसाद ये कविता उन्होंने हिंदी में ही लिखी है। हिंदी में लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं इसे थोड़ा सा और आगे कहूँ, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है, लेकिन जिस साहित्यकार से वो निकल रहा है वो भी अपना उसी का दर्पण है जैसा कि वो जी रहा है। हमारे अनेक बड़े कवियों ने भी ये कहा है। आप इतर नहीं कर सकते उसकी कविता को कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और कवि नरेंद्र मोदी अलग हैं। जो उनकी कविता है अभी तो सूरज उगा है, वो लगभग वही है जो प्रश्न आपने अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि क्या आप आने वाले समय में देखते हैं, तो उस शब्द को नकार जरूर गए वो, लेकिन ऐसा है नहीं। जो कुछ अंदर होता है वही शब्दों में बाहर भी आता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने। वाह, बहुत अच्छे। लोगों ने बड़े तरीके से सलीके से कहा है, मैं थोड़ा सा विधा में कह रहा हूं उसी बात को जो इन्होंने अचाते बचाते कहा है। इन्होंने उस कुनैन की गोली को पताशे में रख दिया है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज, और काशी पर भी बात हुई है तो मैंने सबको समेटा है। आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने, पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने। पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने, यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को। काशी की चर्चा हुई है। यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को, यूं लगा मुरारी आ पहुंचे द्रुपदा का चीर बढ़ाने को। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, अब संकेत समझे मैं कहां बोल रहा हूं। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है। बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट, तुम नए सूरज से कह रहा हूं, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे। जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र, ये सब निर्भर अब तुम पर है। पर भारत माँ की पीर हरो, ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत माँ की पीर हरो, ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ करके बाहों में भर लो, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। तो जब बार बार वो कहते हैं कि सूरज अभी उगा है, सूरज उग चुका है, अब तो उससे अपेक्षाएं शुरू हो गई हैं उन फसलों को, उन सीमाओं को कि ये सूरज क्या करने वाला है। आज हमारी अपेक्षाएं इस नवोदित सूरज से नहीं, अब इस परिपक्व सूरज से अपेक्षित होने लगी हैं, वो कविता के माध्यम से भी और कार्यशैली के माध्यम से भी। तो आपकी क्या आकांक्षा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि जो सूरज उग गया है, अब उस हम में से किसी वरिष्ठ कवि ने कहा था कि वो सूरज बड़ा होने जा रहा, अब क्या, संतोष दा ने कहा था, तो ये सूरज अब उग चुका है, तो अब क्या होना चाहिए। मैंने कहा कुछ दिन धीरज और धरो, माँ सूर्य निकलने वाला है। अभी नए सूर्य की बात कर रहा हूं मैं। एक सूरज निकला, अब जो नया सूर्य, संतोष दा ने जो इशारा किया, कुछ दिन धीरज और धरो, बस सूर्य निकलने वाला। उन्होंने एक जगह और कहा, कविता मैंने कहीं पढ़ रहा था, हम जंजीर तोड़ रहे हैं, हम तस्वीर बदल रहे हैं, हम जंजीर तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि कुछ दिन धीरज और धरो, बस सूर्य, हाँ हम जंजीरें बदल रहे हैं, कुछ दिन धीरज और धरो, बस सूर्य निकलने वाला है। इस भारत माँ की पीड़ा का अब भाग्य बदलने वाला है। मत सोचो कि क्या होगा परिणाम युद्ध की भाषा का, अब के सपना पूरा कर दो सवा अरब की भाषा का। अब के सपना पूरा कर दो सवा अरब की भाषा का। हर आंसू का बदला लो, मैं जो कहना चाहता हूं ये अवाम की भाषा है। हर आंसू का बदला लो, तुम रिप के घर मातम भर दो, दो के बदले 100 सिर वाली, अब के तुम पूर्ण कसम कर दो। दो के बदले 100 सिर वाली, अब के तुम पूर्ण कसम कर दो। और अंतिम लाइन है, अगर कसम अगर खाई है तो ये शीश नहीं झुकने देना। कसम अगर खाई है तो ये शीश नहीं झुकने देना। सत्ता तो आनी जानी है पर देश नहीं बिकने देना। सत्ता तो आनी जानी है पर देश नहीं बिकने देना। ये सूर्य ऐसा करेगा, ऐसा मेरा संकल्प है। नव सूर्य से मैं अपेक्षा है। तो बिल्कुल आपका संकल्प पूरा हो और सभी चाहेंगे, मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को लगता है कि संकल्प को जरूर पूरा होना चाहिए। और ये तालियां बता रही है कि इन्होंने आपकी बात का पूर्णतः अनुमोदन कर दिया।